सर शुरुआत नड्डा जी से इस साइड से करें। हाँ। ये एक बहुत बड़ा इशू है पर्यावरण। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? आपका बागवानी का क्षेत्र भी रहा है और खास करके नींबू प्रजाति के जो फल है जो रहा, तो उस दौरान का काफ़ी मेरे मतलब एनवायरनमेंट से संबंधित इश्यूज रहे हैं, उससे संबंधित बात करता हूँ। और दूसरे, जो हमारा बहुत एक इको सेंसिटिव जोन है, और इंसिडेंटली मैं उस जो चूड़ेश्वर जो एरिया है, चूड़ेश्वर सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ, और आजकल उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग भी। तो वहाँ का मैं बात करता हूँ कि 2-3 चीज़ें हमने मतलब वहाँ पर देखी है। जो जिस प्रकार की जो इकोसिस्टम है, जिस प्रकार की तितलियाँ हमको देखने को मिलती थी जब हम बचपन में जाते थे, वो अब गायब ही है, या अगर दिखती है तो कोई बिल्कुल नया स्पीशीज दिखता है, which is a very sort of, it is not a good sign in fact, लुप्त होना भी और नए का प्रकट होना, बिकॉज दे आर शिफ्टिंग देयर रेंज। तो अगर रेंज शिफ्ट हो रही है, दैट इज ए इंडिकेशन कि हमारा जो मतलब यहाँ का जो वातावरण है वो उनके अनुकूल नहीं रह गया है। जड़ी बूटियों से संबंधित, औषधि से संबंधित, आज आपकी ही अमर उजाला की एक रिपोर्ट में देख रहा था कि जो भी औषधीय पौधे हैं उस पे 57% तक का मतलब जो है इम्पैक्ट पाया गया है, और आने वाले समय में वो और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और कुछ तो ऐसी प्रजातियां हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ, 2-3 प्रजातियों को उसमें नाम भी दिए हुए हैं, वो प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पे आ गई हुई हैं। और मैं समझता हूँ चूड़धार जैसे क्षेत्र में बहुत सारी जड़ी बूटियां, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जो उनके समय में मिलती थी अब नहीं मिलती है, या तो उसका इलीगल दोहन हो चुका है, या फिर वो वैसे ही लुप्त हो गई है बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस से। चूड़धार के लिए जो ट्रैफिक है, जो लोग जा रहे हैं, वो मतलब आप ये समझिए कि वीकेंड्स पे या कोई जिस दिन पर्व होता है उस दिन 8 से 10 हज़ार आदमी उस पीक पे होता है, इतनी छोटी सी पीक पे। तो आप सोचिए कि वो कहाँ से आ रहा है और वहाँ किस तरह से अपना जो इम्पैक्ट है वो डाल रहा है। सारा प्लास्टिक ले जा रहा है, वो सारा कचरा ले जा रहा है, बोतलें ले जा रहा है। ये जो बोतलें हैं जब तक भरी हुई है वो उसकी जेब में रहेगी, जैसे ही खाली हुई वो फेंक देता है। चिप्स है, उसके पैकेट्स, हम लोग हर साल एक मतलब हम चलाते रहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं, हाँ, तो लोगों को ले जाके, एनएसएस के स्टूडेंट्स को ले जाके, लोगों की अपनी हमारी टोलियां होती हैं, उनसे इकट्ठा करवाते हैं। पिछले साल आप हैरान होंगे, हमने 2 ट्रक कचरा वहाँ से ऊपर से इकट्ठा करके पूरे 8 या 10 किलोमीटर के क्षेत्र से वो हमने चौपाल पहुँचाया और म्यूनसिपल कमेटी के हवाले किया। हालत में आपको वहाँ पर सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, वहाँ नो डेवलपमेंट ये होना चाहिए, और जहाँ पर कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं। अब ये जो इतनी टनलिंग के लिए ब्लाइंड वो चल रहा है, किसी ने नहीं हमारे को अभी तक बताया शिमला में कि अगर शेयर रॉक है और जिसको हमारे छप्पड़ बोलते हैं वो रॉक है, वो टनल टिकेगी कि नहीं टिकेगी हमें पता नहीं है इस बार। तो ये जानकारी होना, और ये जानकारी इसमें जो फ्रेमवर्क, लोकल फ्रेमवर्क होना, अनफॉर्चुनेटली वो फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं है। तो इसलिए एक तरफ मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा चैलेंज है, जब हमें पता है कि ये डिजास्टर्स आने ही आने, मतलब आप ये माने कि हम जो आईपीसीसी बोल रहा है 6 कि आप डिजास्टर्स के लिए तैयार रहिए, और ये एक साल नहीं हर साल तैयार रहिए। तो उसमें हम कैसे ये कोशिश करें, ये पूरा क्वेश्चन जैसे राम सर साहिब बोल रहे हैं, ये सब चीजें बोल रहे हैं कि हम अपने जो ताकत है उसको बढ़ाएं, और उसमें हम अपने जो डिजास्टर्स की वल्नरेबिलिटी है उसको कमजोर करें। और जो ट्रांजिशन हो रही है, ऐसा नहीं होता ना कि इस ट्रांजिशन में ब्लाइंड आए आप रख लो। अगर हमने एक बार एप्पल में शिफ्ट किया, सर आप बोल रहे थे, मैं मतलब बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत बड़ी मात्रा में आज एक रिच पेजेंट, हर किसी के तो बस की बात नहीं है सर, लेकिन 1 एकड़ में 5 बीघा में 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और वो 50 लाख की जो इन्वेस्टमेंट करेगा 5 दिन उसका सेब नहीं टिकता है अगर उसमें पानी नहीं होगा, अनलाइक कन्वेंशन। तो मैं समझता हूँ रेजिलिएंट वैरायटी क्या है सर,
क्या रेजिलिएंट रहेगी? वो है जिसने 100 साल देख लिया पेड़ ने, और वो जो इवॉल्व हुआ है, या वो है जो टमाटर की तरह हम सेब लगा रहे हैं? मुझे नहीं पता, बट हम ब्लाइंडली रेजिलिएंट नहीं बोल सकते कि भाई। तो ये मैं चैलेंज क्यों, क्योंकि इसने पूरा इकोसिस्टम खराब कर दिया था। और आखिरी में जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और वो भी इसमें मैम पूरी इरोड हो गई है। ये तो है ज्यादा बाय लार्ज मेटा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मार्केट इकोनॉमी के साथ जुड़ गए हैं, जहां हम सब्जी लगा रहे हैं। सब्जी लगाना मतलब मार्केट तुरंत पहुंचाना, मार्केट तुरंत पहुंचाना मतलब रोड तुरंत बनाना। और पीडब्ल्यूडी का कुछ भी ठीक है, आप गांव के रोड्स की हालत देखिए, जैसा कोई नाली नहीं है, कोई कन्वर्ट नहीं है, और वो सारा मलबा जाकर आपके इकोसिस्टम में। तो हिस्टोरिकली अगर मैं इसको करना चाहूंगा, लैंडस्लाइड होना बुरी बात नहीं है। लैंडस्लाइड से ही पूरी एलुवियल फर्टिलिटी है, ये हिस्टोरिकली होता है, हजारों लाखों साल से होता है, ये लैंडस्लाइड होते हैं। और थॉमसन की रिपोर्ट है 60s की, मतलब वो हिमालय पे इनफैक्ट ग्रंथ है एक तरह से, जो बोलता है, यान थॉमसन, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दे दूंगा, कि एक बार आप वाटर सीक्वेस्ट्रेशन लेवल रीच कर गए, जैसे 2023 पे लैंडस्लाइड होना ही है। तो आप मान लीजिए कोई बुरी चीज नहीं है लैंडस्लाइड होगा। क्वेश्चन ये है कि लैंडस्लाइड अगर हमें पता है उस जोन में होना है, वहां डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हमें पता है वो जो वल्नरेबल जोन है, हमें पता है वो मलबा है जो इतना एडवांस स्टडीज करते हैं, तो वो बताने के लिए वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेसिटी स्टेट की है और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस की। इसलिए स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ये तय करना चाहिए, और इसलिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो जियोमॉर्फोलॉजी, और इसलिए जो हम वर्कशॉप करने का प्लान कर रहे हैं कि 2 दिन बहुत मैम जो कन्वेंशनल आर्किटेक्चर भी अच्छा नहीं है, तो फ्रेमवर्क हमें दिया जाता है, उन पे काम करते हैं। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन in the society can contribute toward environmental concern। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों ने, जैसे बहुत बार हुई भी, आज तो कह रही है कि पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है कि अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि आज भी वो टेस्टेड जो चीज़ें थी वो आज भी अगर ट्रेडिशनल नॉलेज से हम चले तो जितनी भी चीज़ें एग्जिस्टिंग थी वो सस्टेनेबल हो सकती थी। इसीलिए हम कॉमनली, जैसे हम लोग जब इस पे बहस होती है तो हम बोलते हैं कि वी आर नोबडी टू डिसाइड अबाउट द जनरेशन विच इज़ नॉट इवन बॉर्न टुडे। अगर 10 साल लीगल फ्रेमवर्क भी यही बोलता है कि माइनर का डिसीजन लेने वाले आप कोई नहीं होते। इसी तरह एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम डिसीजन ले रहे हैं, उन जनरेशन या उन लोगों के बारे में हम डिसीजन आज ले रहे हैं जो जनरेशन शायद हम देखेंगे भी नहीं 45 साल बाद या 50 साल बाद। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एज सोशियोलॉजिस्ट देखूं तो जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, खासकर जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है, वो तो स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम लोग डाइल्यूट करते हैं, वो अलग चीज़ है। तो वर्ल्ड बैंक के मैं कंसल्टेंट भी रही हूँ किसी प्रोजेक्ट की, तो उसमें एक जैसे लीगल फ्रेमवर्क है कि आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे ही सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क भी इम्पोज किया है। तो मुझे नहीं लगता कि नाम के लिए अगर होगा तो मुझे नहीं पता, स्टेट गवर्नमेंट में टिकेंद्र जी ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक में सोशियो कल्चरल जो फ्रेमवर्क है वो दैट इज़ मैंडेटरी, वी शुड फॉलो इट। लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में ये देखा है कि उनको डाइल्यूट किया जाता है, ये कि हाँ हमने देख लिया यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई बॉडी नहीं है, या यहाँ कोई लोकल चीज़ नहीं है, उसको कोई डैमेज नहीं है, और उसको NOC ऐसे ही दिया जाता है विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। आज के टाइम में अगर हम चेंजेस देखें तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमें लगता है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है दे आर नॉकिंग एट द डोर्स, बट दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन आवर होम्स, दे हैव एंटर्ड इन आवर क्लासरूम। डेटा जो है बड़ा स्टार्कलिंग डेटा है कि 242 मिलियन वर्ड ओवर जो है वो क्लासरूम में बच्चों को जो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से चेंजेस आ रही है वो फेस करनी पड़ी है 142 मिलियन बच्चों को। तो ऐसे ही जैसे नंटा जी ने अभी कहा कि मेरी बेटी यूरोप में है, रोम में पढ़ रही है, तो हम लोगों ने जब वहाँ स्ट्रक्चर देखे तो हमें लगा जैसे हमारे गांव के स्ट्रक्चर होते थे, सेम स्ट्रक्चर वहाँ देखने को मिलते थे। मॉल रोड बहुत पुराने टाइम में जब हम बहुत बच्चे होते थे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे नीचे बिछे हुए, तो उसी तरह की वहाँ सड़कें आज भी है। और वहाँ का घर का स्ट्रक्चर ऐसा था कि वहाँ ठंड आपको कभी नहीं लगती थी, ना गर्मी लगती थी, और सच में वहाँ फैन नहीं है। तो मेरी बेटी ने 42 टेम्परेचर इस बार रोम में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा। मत करा हुण फौजा तैयार रहने जो मिलनी ठार धौला दाती ये पुकार बच्चे करते पेड़ हजार।
मत करा हुण फौजा तैयार रहने जिंदे मिलनी ठार धौलाधारी ये पुकार बच्चे गढ़ते पेड़ हजार निके न्याणे बुजुर्ग सियाणे सारे समझाने रैड़ी मिली ने सारे बूटे लगाने निके न्याणे बुजुर्ग सियाणे सारे समझाने रैड़ी मिली ने बूटे लगाने सारे बना एक विचार बाग बगीचे करो तैयार धौलाधारी ये पुकार बच्चे गढ़ते पेड़ हजार अज तुसा लगा रुख कल औलादी करना सुख है अज तुसा लगा रुख कल औलादी करना सुख नी फसना टबरे दे खेरे न्याणे हुंदे दोहे बतेरे है प्यार ता सुखी संसार बकड़ बांका हुंदा छोटा परिवार धौलाधार दी ए पुकार बच्चे गढ़ते पेड़ हजार लगाई दिया डाल ही डाल बूटिया ने बछाई दिया जाल मन लगाई करा पाल पपलर तूत लगा कराल लगाई दिया डाल ही डाल बूटिया दी बिछाई दिया जाल मन लगाई ने करा पाल पपलर तूत लगा कराल डंगरिया ते रखनी ताड़ जिकी जगनी देना बाड़ डंगरिया ते रखनी ताड़ जिकी जकी ने देना बाड़ सूर्यवंशी दी गल्ला पर कर विचार धौलाधार दी ये पुकार बच्चे घटते पेड़ हजार बच्चे घटते पेड़ हजार बीमारी है इसके साथ सीधा संपर्क रहता है। चाहे आप हवा ले लो, आजकल इतना पोल्यूशन खराब है वातावरण, इतनी गाड़ियां चलती। शिमला जब हम आए थे जैसा बता रहे थे सर, कितने फूल होते थे, इतनी तितलियां होती थी, इतनी खूबसूरत पक्षी होते थे, वो गायब भी हो गए हुए। मैं आया जब 83 में यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो फ्लावर बने डेलिया का देखा था यहाँ पर, वो आज दिखता ही नहीं जी। बहुत कलरफुल और पूरे पूरे पहाड़ में लगे होते थे। तो हर चीज़ इफेक्ट हुई है वक्त के साथ। आजकल जैसे बहुत सारे केसेस में अभी कितने वर्ष तो IGMC में रहा, आजकल पेंजिन में हूँ। सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास खांसी, अस्थमा, COPD के आते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू जो वायु प्रदूषण है। पानी का तो हमने फेस किया था शिमला में, अश्विनी खड्ड का जो पानी हुआ, डिजास्टर हुआ था। सरेआम जितने भी ऊपर यहाँ के मिलाना वाला जो था सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीधे ओवरफ्लो होकर सीधे अश्विनी खड्ड जाता था। संजौली साइड से इधर घोड़ा चौकी की तरफ सारी नदियाँ जहाँ पर इकट्ठी होती थी, और इतना ख़राब पानी था, इससे बुरा एग्जाम्पल कहीं नहीं हो सकता। कितने लोग उसमें बीमार हुए थे, बड़े से बड़े ऑफिसर, DGP, IPH के मैं भी तो रहा, हम भी नहीं बचे, कोई नहीं बचा, कॉलोनी को करता था ना, कोई नहीं बच सकता था उसमें। लेकिन इस तरफ के भी नहीं बचे थे। कोई जॉब के लिए सेक्रेटरी आता था, कोई रेशमपटी आता था, पानी तो सारे पीते थे। तो लॉज इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। कानून ने इसमें काम किया। अश्विनी खड्ड का जो पानी बिल्कुल बंद किया गया था, वो बहुत बड़ा एक्शन हुआ था। पानी कंपैरेटिवली अब सेफ है शिमला का, और सेफ वाटर सप्लाई के लिए और भी खतरनाक इसमें कानून होने चाहिए। टाइम पे चेकिंग होनी चाहिए, पानी ट्रीटमेंट भी इसमें हो रही है कि नहीं, पोल्यूशन आसपास की नदियाँ, आसपास के सीवरेज उसमें जा तो नहीं। एक जनरल सी बात है जो हमने सबने फेस किया था। दूसरा है वायु प्रदूषण की। जहाँ तक बात है, गाड़ियों के चालान होते हैं कि इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना हुआ कि नहीं बना हुआ, दिखा दिया, पुलिस से बात कर ली, थोड़े बहुत पैसे ले दे के हो जाता है। लेकिन कोई ये नहीं चेक करता कि कागज़ देखता है 60 रुपये का, 100 रुपये का, कोई नहीं देखता एक्चुअली गाड़ी धुआं छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही, पोल्यूशन हो रहा कि नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली डेढ़ महीना पहले मेरी गाड़ी का चालान हुआ है। कंस्ट्रक्टेड फॉर लैंड। हिमाचल में लैंड जो कल्टीवेटेड लैंड वो वैसे ही कम है। टोटल कल्टीवेटेड लैंड जो है हिमाचल में 6,207 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 11% ऑफ द टोटल लैंड। जो हमारी जोग्राफिकल लैंड है 11% है। उसमें जब हाइडल पावर प्रोजेक्ट करेंगे, आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करेंगे, या आप क्या कहते हैं नेशनल हाईवे बनाएंगे, और ये टूरिज्म के लिए एरोड्रम बनाएंगे बड़े बड़े, वो तो लैंड लोगों के पास रहेगी नहीं। एक टाइम आएगा कि लैंड लेस हो जाएंगे, लोग सिर्फ मकान बनाए के लैंड रह जाएगी। फॉरेस्ट का हमने जो कवर था वो हमारा डाउन हो गया। हर साल हम प्लांटेशन करते हैं। तो आज की इस वर्कशॉप में मेरा आपसे आग्रह रहेगा
कि वेस्ट डंपिंग और जो हमारी प्लांटेशन हर साल एक करते हैं वन महोत्सव, और उसमें कितनी सर्वाइवल रेट है, और कोई भी प्रोग्राम तब तक सफल नहीं होता जब तक कि जन सेवा पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे वर्कशॉप या पवार साहब कह रहे कि एक वहाँ पे करेंगे, हमने यहाँ पे कराया, उसमें तब तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और जस्टर साहब ने कहा है कि यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो कि एनवायरनमेंट के लिए अगर एक स्लोगन करना है तो स्लोगन से नहीं होगा, अगर लोग इसमें भागीदारी करेंगे, समझेंगे। या नांटा साहब ने कहा कि नीचे बोरिंग कर रहे 200 मीटर 250 मीटर, तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। और जब तक कि जितने भी लॉ रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट है, चाहे वो पॉल्यूशन से रिलेटेड एयर पॉल्यूशन है या ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, या ये क्या कहते हैं हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, EIA EMP प्रोजेक्ट बने। एक बार आई वाज द लोन PIO ऑफ द पावर कॉर्पोरेशन, मैं 3 साल वहाँ पे था, तो मुझे वहाँ क्या कि एक आई वाज द लोन PIO, उन्होंने कहा कि जी रेणुका डैम जो प्रोजेक्ट बन रहा उसमें कितना पानी डिस्चार्ज होगा, और जब वो वहाँ पहुँच जाएगा आगे कहते हैं नीचे कौन सा एरिया जस्टर साहब लास्ट में, जब EIA क्या होता है EMP, मैं तो ह्यूमैनिटीज ग्रुप से हूँ, तो मैंने वहाँ पे दिया और लेट हो गया था। उसके बाद जब सीधा उन्होंने फर्स्ट अपील अथॉरिटी के नहीं गए, स्टेट पे क्या कहते प्रैक्टिकली नहीं है। तो इसमें जो ये डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट और बाई लॉज और वाटर टाइट कंपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, और अगर लीगल फ्रेमवर्क या लोगों की उससे करेंगे, जब तक कि सरकार लेवल पे ये सारे मुद्दों को गहन नहीं करेंगे। और 7 टाइम जो है TCP की जो एक्ट्स हैं या टिकेंडर जी हैं, हर टाइम कहते एक बार तो ये भी कर दिया था, बैक नहीं छोड़े, या आपने क्या कहते नक्शा पास नहीं किया, 1 टाइम एंड 7 टाइम दिस हैज बीन रेगुलराइज्ड। और आज की डेट में जब आपके टूटू में गिर गई थी बिल्डिंग, उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पानी का कुआं निकले और हम आग बुझाएं। इधर 2023 में और 2000 भरपाई नहीं है, और आप सराज एरिया में और डेवलपमेंट में भी आप अगर रेस्ट हाउसेज बना रहे हैं, वो बना रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप टोटल इकोलॉजी को इम्बेलेंस कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप में जो भी यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, CPRS की है कि जो हम 93 में जब हम ज्वाइन करे थे यहाँ पे, उसके बाद से हमने स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से ग्लेशियर्स को देखना शुरू करा था, उनकी मैपिंग शुरू करी थी। कि तो जब 93 में जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 का डाटा होता था, जिसकी रेजोल्यूशन जो 72 मीटर होती थी, तो उसके साथ हमने काम करा। पूरे सतलुज बेसिन के मानसरोवर लेक से लेके पूरे हिमाचल के ग्लेशियर्स हमने मैप करे, कितने ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे और कितने स्नो फील्ड्स हैं, उनका कितना एरिया है। तो वो एक पुराना सेट ऑफ डाटा था जो कि कोर्स रेजोल्यूशन के साथ था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, रेजोल्यूशंस बढ़ती गई, और आज की डेट में हमारा जो अपने इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो आपको 5.8 मीटर्स तक का आपको डाटा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप कोई भी काम इवन लेस देन 1 मीटर का भी डाटा अवेलेबल है, जो कि हमारे के फॉरेन सैटेलाइट्स हैं, उससे आप काम कर सकते हैं। तो मैं अगर हिमाचल की बात करूं तो हिमालय, वी आर पार्ट ऑफ हिमालयाज, हिंदू कुश हिमालयाज। तो हम जो है यंगेस्ट माउंटेन्स हैं इन द वर्ल्ड। वी आर वेरी फ्रेजाइल, हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कि बहुत ही फ्रेजाइल है। जियोलॉजी ऐसी है यहाँ पे कि आपको पुरानी सी पुरानी रॉक्स से लेके यंगेस्ट रॉक्स तक आपको यहाँ मिल जाएंगी। अब जैसे कोई बात कर रहे थे कि हमारा अर्थक्वेक, तो जैसे हमारा जो कांगड़ा वाला एरिया है वहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप कांगड़ा में खड़े हो जाते हैं और ऊपर धौलाधार की तरफ को देखते हैं आप, तो वहाँ पे जो ऊपर वाली रॉक्स हैं वो बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी रॉक्स हैं। जो धर्मशाला से ऊपर जितनी भी रॉक्स हैं वो बहुत पुरानी है, परंतु जो नीचे वाली रॉक्स हैं, जो अगर हम कांगड़ा से टुवर्ड्स नीचे चलते जाते हैं तो वो यंगेस्ट रॉक्स हैं। वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। जब हिमालय बन रहे थे तो जो पुरानी रॉक्स थी वो बहुत पुरानी, वो कहीं और से उठ के वो आके वहाँ पे डिपॉजिट होगी, और जो हमारी जो यंगेस्ट रॉक्स थी वो नीचे आ गई। तो स्ट्रेटिग्राफिकली वो चीज़ होती नहीं है, तो उसकी वजह से जो एरिया हमारा वो सारा जो है टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है, और वही कारण है कि हमारे उस एरियाज में जो कांगड़ा, चंबा, मंडी, उस एरिया में अर्थक्वेक जो है वो बहुत आते हैं, क्योंकि न्यू टेक्टोनिकल एक एविडेंस है
कि वो एरिया बहुत एक्टिव है और वहाँ पे अक्सर हमारे जो जैसे कांगड़ा अर्थक्वेक ले लो, उसका एपिसेंटर करेरी के पास था, ठीक है, तो वहाँ पे वो अर्थक्वेक आया था। इसके अलावा हमारी जो जियोलॉजी की संरचना ऐसी है कि अगर हम पंजाब जो कि कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जिसको हम अपर शिवालिक्स बोलते हैं, यानी कि बालू का पत्थर है, वो सारा बहुत ही सॉफ्टर सेडिमेंट्स हैं और रिसेंट एज वाले सेडिमेंट्स हैं। उसके बाद यानी कि नीचे पंजाब प्लेन आगे, वो भी या वो उससे यंगेस्ट है। अर्थक्वेक एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, उनकी कन्फाइंड ही कंसंट्रेट करती है, उन्हीं के इर्द गिर्द ही सारी हमारी एक्टिविटी जो है वो घूमती है, क्योंकि ये सारी जो है दरारें हमारी धरती के ऊपर वीक दरारें हैं। तो हमारे को जो भी एक्टिविटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी है, तो अगर हम इनके बहुत ही नजदीक हैं तो हमारे को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि हमारा जान माल का नुकसान कम हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम लॉस हो। और 1949 से 4 मिलियन टन जो है आज की डेट में करीब करीब जो है 60 मिलियन टन तक हमारा प्रोडक्शन चला गया है। और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं इस पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। और ये रिसर्च इस मामले में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पोटैटो जो है हमारा नेटिव क्रॉप नहीं है। और करीब करीब 400 ईयर्स अगो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस क्रॉप को लाया यहाँ पे और शुरू में शिमला में इसको रखा। लेकिन हुआ ये कि जो ये कोल्ड रीजन का क्रॉप था और पहाड़ों में आप कितना तक जो है आलू का उत्पादन कर पाएंगे, तो एक चैलेंज था CPRI के लिए। और उस चैलेंज को पूरा करते हुए CPRI ने इस क्रॉप को टेम्परेट से जो है वो सब ट्रॉपिकल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस कारण से ही आज की डेट में हम लोग कहते हैं 60 मिलियन टन प्रोडक्शन है, और ये पूरे कंट्री के नीड को फुलफिल कर रहा है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अगर हम टर्म की बात करें इस पर्टिकुलर क्रॉप का, करीब करीब 89,000 करोड़ का जो है ये टोटल नेशनल इकोनॉमी होती है। कुफरी इज द बेस्ट क्लाइमेट, तो कुफरी में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ और कुफरी में रिसर्च के माध्यम से ब्रीडिंग प्रोग्राम चला, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास 78 वेराइटीज़ है। और 78 वेराइटीज़ जो है ये पूरे कंट्री में जो है वो काम कर रही है और जो है मेजर कंट्रीब्यूशन कर रही है प्रोडक्शन। बिग चैलेंज है और उस चैलेंज को काफ़ी हद तक हम लोग मिटिगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी हद तक किया भी है। लेकिन जो प्रयास अभी और चाहिए वो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज का जो कई फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो हम लोगों को करना है। इस रेफरेंस में मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आलू का क्रॉप है वो जनरली 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर दिन का चाहता है और नाइट का टेम्परेचर लेस देन 18 डिग्री टेम्परेचर चाहता है। तो इसका जो है वो बल्किंग होगा, जो ट्यूबर इनिशिएशन होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और करीब जो है हम देखते हैं 500 to 700 मीटर जो है मिलीमीटर जो है वो वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो जब क्लाइमेट चेंज होगा तो डेफिनेटली ये जो पैरामीटर्स हमने बताए, ये पैरामीटर जब चेंज होंगे तो हमारे लिए आलू के हिसाब से कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगे। कुछ मैं यहाँ डेटा आपके सामने शेयर करना चाह रहा था कि अगर 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो हमारा ट्यूबराइजेशन है वो करीब करीब हैम्पर होगा 20 से 50%। और अगर टेम्परेचर यही 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहा 7 से 14 दिनों तक, तो 40 से 80% तक जो है हमारा बायोमास रिड्यूस हो सकता है। यानी कि हमें जो है काफ़ी क्रिटिकल होना पड़ेगा, काफ़ी इन चीज़ों को ध्यान में देना पड़ेगा कि जो अभी हमारे पास जो वैरायटीज़ है, इन चीज़ों को अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो विद द सेम प्रोडक्शन। सेम वे में अगर रेनफॉल का चेंजेस होना है, ड्रॉट का चेंजेस होना है, तो यील्ड में अगेन इफेक्ट पड़ना है। सिर्फ एक टेम्परेचर ही पैरामीटर नहीं है, रेनफॉल का फ्लक्चुएशन, ड्रॉट का आना, इवन क्वालिटी पे भी काफ़ी हैम्पर करता है। ये मेन कॉज पोल्यूशन का ही है हिमाचल में। प्रोजेक्ट्स पहले 8,000 था आइडेंटिफाइड पोटेंशियल, 8 से फिर इन्होंने ये 12 किया, 12 से फिर 18 किया, 18 से 21 किया, अब 24,000 मेगावाट का में रखा है। मतलब घटने के बजाय एनवायरमेंट को ये बढ़ता ही जा रहा है, सिंपली टू प्लीज द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बिजली तो नाले में कहीं भी बनेगी, एक जहाँ इकोनॉमिकली बनेगी, दूसरी अनइकोनॉमिकली बनेगी। अगर आप अनइकोनॉमिकल जगह में भी बनाने लग गए तो उसमें आपके कहीं टनल ज़्यादा बनानी पड़ेगी, जहाँ फाल कम होगा वहाँ आप जो है फिर और ज़्यादा करेंगे टनल की लंबाई, जहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ टनल ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो
इस पर चेक होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जितना हमने एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, आइडल प्रोटेक्शन, ये 11-12 हजार, दैट इज सफिशिएंट। और फ्यूचर इट शुड बी बैंड अगर बचाना है। और हमारे जो है जो फ्लड्स पहले आए हैं ये 2000 में और 2003 में, जिसमें जो है ये ब्रिजेज जो बह गए थे कन्नौर में, एक बार 15 और दूसरी बार 8। ये मेन रीजन, ये जो बार बार मैं कहता हूँ, जो नाथपा डैम है हमारा, उससे ऊपर 3/4 कैचमेंट जो है ना सतलुज बेसिन का, इट इज इन तिब्बत। 1/4 है हमारे पास, हम 1/4 को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें तुम कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पारचू लेक टूट गई, आगे जाए तबाही होगी। तो इस एरिया को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए हमारे को, जो हमारे पास कैचमेंट है सतलुज का। अगर इसको कुछ ये करना है, सेव करना है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। इसमें 1/4 को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये कुछ भी बात नहीं पड़ेगी इसमें। और कन्नौर में सारे प्रोजेक्ट जो है ना 7000 से ऊपर की हाइट के, कन्नौर में मोर देन 8000। फिर वही 13 में जो है कोर्ट के कहने पर ही कैन बी बेटर जज, और ये निकाल भी सकते हैं। सिंगल मैन कमेटी बनी थी, शुक्ला कमेटी कोर्ट की डायरेक्शन पर, कि भाई इसका इम्पैक्ट देखोगे क्या है गवर्नमेंट का। तो उसमें बोला उसने कि 7000 से ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बढ़ने चाहिए। और जो ट्री लाइन है ना, क्योंकि ये शीत मरुस्थल है, सारा पेड़ पूड़ का है, कि उससे ऊपर नहीं जाना है। कि उसका इन्हें पता नहीं क्या बना गवर्नमेंट, जवाब ये कहाँ दे रहे, तो प्रोजेक्ट 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 प्रोजेक्ट। जहाँ लोगों ने थोड़ा बहुत रजिस्ट किया, ऑब्जेक्ट किया, जैसे जंगी ठोपन पुवारी, ये रुका हुआ है। नहीं तो इन्हें भी कभी 15 किलोमीटर की टनल बना के दवाई और कर देनी थी। इसमें पहली चीज ये है, हिमाचल वाले जो है ना, ये कहते हैं हमने पैसे लिए, इससे इतना होगा, इतना इनकम होगी। जैसे भाई साहब ने भी कहा, इनकम किसकी होगी? प्रोजेक्ट बनाने वाले कौन है? हिमाचली के पास कोई पैसा नहीं है, बाहर वाला है, ये IPP। उसमें क्या लेबर वाले लाएंगे यूपी और बिहार की हो, क्योंकि हिमाचल वाला लेबर का काम नहीं करेगा। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, पर्यटन, पर्यावरण और विद्युत दोहन, इन तीनों चीजों में जो है ना, ये बैलेंस करना पड़ेगा हमारे को। अगर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तो तभी जो है हमारे आदमी अपने होम स्टे वगैरह खोलेंगे और ये कर सकते हैं। और पर्यावरण और विद्युत दोहन, इन तीन चीजें जो आपस में ये रिलेटेड है। अगर पर्यावरण कोई खत्म कर दिया, वीरानवादियां होगी, तो कौन आएगा टूरिस्ट उसमें? तो इसलिए इसको नहीं छेड़ना चाहिए। इसको वी हैव टू प्रिजर्व द प्रेजेंट सिस्टम। डलहौजी में हुआ, ये शिमला में भी होने वाला था। यहाँ पे तो चलो रोका हुआ है क्योंकि हाई कोर्ट बैठती है, पर फिर भी यहाँ पे दे हैव न्यू डेवलपमेंट प्लान में थोड़ा बहुत खोल दिया है इन्होंने कोर एरिया। पर इन्होंने डलहौजी में खोला, धर्मशाला में मिक्स्ड लैंड यूज एरिया बना दिया है, वो जो कोर एरिया था। इससे क्या हो रहा है, जो जंगल के एरियाज है आप उनको डीनोटिफाई करके कमर्शियल यूज के लिए अलाउ कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो जब जानवर वहाँ पे आते हैं, जानवरों को आप पकड़ के डाल देते हैं पिंजरों में। यहाँ पे टूटीकंडी में 17 लेपर्ड है, 3 बेयर है, और इन्होंने छोटे छोटे केजेस में उनको रखा गया है। मैंने अभी सबकी फोटोज लेके, रिवाल्सर में भी यही है, रेणुका में भी यही है। वहाँ पे एक बेयर था, उसने 25 साल वो एक छोटे से केज में उसने पूरी जिंदगी निकाल दी है। एक छोटा सा बेयर अब और लेके आए हैं ताकि उसकी जिंदगी भी निकल जाए। अब बात यह है कि अब बेयर की बात करेंगे, बोलेंगे तो इंसानों को ही नहीं बचा रहे, अभी तो बेयर की कहाँ से बात कर रहे हो आप। पर हमारा ये है कि हम तो सबकी बात करेंगे, जो बोल नहीं सकता उसकी बात करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे कमजोर है उसको तो सबसे पहले बचाना है। तो ये डीनोटिफाई और जो ये कर रहे हैं कोर एरियाज, ये सबसे ज्यादा वो लोगों को वो करने के लिए, खुश करने के लिए कि जिन्होंने मकान बना लिए, जिन्होंने अपना और बनाना है होटल, उनको आप खुश करते रहेंगे तो कहाँ बचेगा क्या फिर? ये हिमाचल में नहीं हो सकता। हिमाचल में कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हम मांग रहे नो डेवलपमेंट जोन्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एरियाज वेयर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हैज बीन डन and thoroughly done, that there is no water body, there is no habitation which is getting affected, and there is no jungle which is getting affected. This is some 3 things which media should be projecting day in and day out. Everybody should be saying it day in and day out. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में एक वो चीज बोलूंगा, यहाँ पे हिमाचल इतना गरीब देश है, ऐसे स्टेट है, ये बार बार सुन के हम तंग आ गए हैं कोर्ट में कि हिमाचल एक बड़ा गरीब स्टेट है और हर चीज का वो समाधान ये देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं। आपने इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए हैं, सतलुज में, ब्यास में और बाकी नदियों में। नदियां चोक हो गई हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का क्लाइमेट इम्पैक्ट कितना होता है, इस पे स्टडी पूरी दुनिया कर चुकी है कि कितना वहां पे हवा रुक जाती है, वहां का इकोसिस्टम खराब हो जाता है, वहां पे सिल्ट जमा हो जाती है, सिल्ट से मछलियां मर जाती है, ट्राउट मर जाती है। अभी हमारे को शानन प्रोजेक्ट पे भेजा था, वो पुराना 100 साल पुराना
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि वहाँ पे 22 साल तक इन्होंने डीसिल्टिंग नहीं की थी। जस्टिस जो आए हैं ये संधू वालिया, इनको रिक्वेस्ट की मैंने कि ये जो मछलियाँ हैं ये मर जाती हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा भी कम हो जाए ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। उन्होंने कम से कम एक जजमेंट पास की, जो बहुत बड़ी जजमेंट है, प्रेसिडेंट बन चुकी है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की मिसमैनेजमेंट को लेके, कि आप जो है अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यहाँ के इकोसिस्टम का नुकसान नहीं कर सकते। आपने 22 साल तक सिल्टिंग की कैसे नहीं, जो हर साल होनी चाहिए थी वो आपने की कैसे नहीं 22 साल। और यही काम है बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का। एक है कि इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, इनको परपेचुइटी तक इनके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिए। आपने लोकल लोग, हिमाचल गरीब क्यों है? अगर इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपने बना दिए जो हमारी एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, यहाँ की मछलियों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तब भी आप गरीब हैं। थोड़े बहुत लोग जो है वो पैसा कमा के चले गए हैं, जो ये इंडस्ट्रीज और कंपनीज हैं, इनके अगेंस्ट और नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर परपेचुइटी राइट नहीं दे सकता कोई। किसी सरकार के पास ऐसी ताकत नहीं है कि जो इंटरजेनरेशनल जो राइट्स है हमारे, जो हमारे अगली जनरेशन के राइट्स है, वो आप गिव अप कर देंगे कोई किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के, वो भी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बना के, क्योंकि इस पे हक ये आपका देने का है ही नहीं, आप इसके मालिक ही नहीं है, आप होल्ड करते हैं इसको इन पब्लिक ट्रस्ट। यू कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच इज वायलेटिंग इंटरजेनरेशनल इक्विटी ऑफ पीपल। क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट था, असर था, हमारी प्रदेश की बागवानी के ऊपर दिखना शुरू हो गया था। परंतु प्रदेश में क्लाइमेट चेंज ही एक ही कारण नहीं था, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बागवानी में हमें इसका इफेक्ट दिख रहा था। जैसे क्लाइमेट चेंज के साथ साथ एक्सट्रीम वेदर प्लस ओल्ड ऑर्चर्ड्स, ट्रेडिशनल वैराइटीज, और यदि हम देखें साथ में तो इनपुट्स की कॉस्ट का इंक्रीज प्लस मार्केट रिस्क, तो ये सारे फैक्टर थे जिससे कि हम देख रहे थे कि हमारी बागवानी के ऊपर क्लाइमेट के साथ साथ इन सब फैक्टर्स का बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा था। और क्लाइमेट चेंज का यदि हम क्रॉप वाइज मैं आपके साथ शेयर करूं तो एप्पल और टेम्परेट फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहा है, जबकि जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट जिनकी सैंडल जी भी बात कर रहे थे, नींबू प्रजाति और दूसरे फलों के ऊपर थोड़ा मॉडरेट टाइप का इसका जो रिस्क देखा गया। बट यदि मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल के साथ लो चिल, स्नो, रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, स्टॉर्म्स एंड फ्रॉस्ट के साथ साथ क्वालिटी, जो अपने प्रोड्यूस की क्वालिटी है, वो भी सारे जो बदलाव हमें देखने को मिले थे क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रदेश में देखने को मिले थे। बट पिछले 10-15 वर्षों से बागवानी विभाग तथा हमारे प्रदेश के बागवानों ने मिलकर एक इस तरह का एक प्रयास किया कि उन्होंने वैराइटीज की रिप्लेसमेंट की तरफ एक फोकस किया, और वैराइटीज की रिप्लेसमेंट के साथ साथ उन्होंने दूसरे जैसे वाटर मैनेजमेंट था और रूट स्टॉक के ऊपर फोकस करते हुए हमारी जो वेदर से रिलेटेड जो वेदर की जितनी चैलेंजेस थे उनको मद्देनजर रखते हुए बेहतर स्थिति में है कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट की तरफ, उस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रहे हैं सारी चीज़ों, जिसमें चाहे हमारी क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन हो, क्रॉप की रिस्क हो, जैसे इंश्योरेंस से लिंक करते हुए, या और भी जो इश्यूज थे उन सबको करते हुए, तो हम एक अच्छी पोजीशन में अपनी प्रदेश में जो सेब व दूसरी बागवानी को उसको हम ले जा रहे हैं। मेरा तो एक सोच रही है इसमें कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, किसानों के माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। किसानों को हमें इस तरह की एजुकेट करने की ज़रूरत है कि किसान ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट लगाने की तरफ ना फोकस करते हुए वो क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी के साथ हम पर यूनिट एरिया से और पर ड्रॉप वाटर की मैनेजमेंट तथा साथ ही साथ उसमें सस्टेनेबल पर हाउस होल्ड इनकम जनरेट करें। इस तरह का यदि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम इन सारे चैलेंजेस को मिटिगेट कर सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।